चलिए बाबा, आज का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे टीसीएस का रिवीजन। सर, टीडीएस जैसा ही टीसीएस है। टीडीएस सेक्शन नंबर 51 में लगता है और 2% लगता है। ठीक है, वन सेक्शन नंबर 51 में 2% लगता है। सर, सेक्शन नंबर 52 में टीसीएस लगता है और टीसीएस 1%, मतलब सेक्शन नंबर 51 अगर है तो 2% लगता है टीडीएस। सेक्शन नंबर 52 अगर है तो टीसीएस 1% लगता है, विच इज 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एएसजीएसटी। याद रखिएगा, टीडीएस एंड टीसीएस दोनों के प्रोविजन फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018 से लागू हुए थे। चलिए पढ़ लेते हैं टीसीएस। सर, टीसीएस प्रोविजन कब लगते हैं समझ लीजिए। यहां फ्लिपकार्ट है और फ्लिपकार्ट में आप गए, आपने एक ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करते हुए आपने पेमेंट कर दिया। ऑर्डर समझ लीजिए यहां फ्लिपकार्ट ने फॉरवर्ड कर दिया एक सप्लायर को। सप्लायर ने क्या किया, ऑर्डर को पैक किया। पैक करते हुए ट्रक में डाल दिया और ट्रक में डाल के आपको सप्लाई कर दिया। इस केस में अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअल सप्लायर है जो क्या करेगा, आपको एक इनवॉइस भेजेगा। इनवॉइस में समझ लीजिए इसने 50,000 रुपीज चार्ज किया। अगर आप दोनों विद इन द सेम स्टेट है तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएगा। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे स्टेट में है तो आईजीएसटी लगाएगा। ठीक है सर, इंट्रा स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट सप्लाई जो भी जीएसटी है लगा देगा। बेटा एक बात याद रखना, अब क्या होगा, आप जब पेमेंट इधर फ्लिपकार्ट को करोगे तो गवर्नमेंट ने बोला है फ्लिपकार्ट को, फ्लिपकार्ट यू बीइंग द ई कॉमर्स ऑपरेटर आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। आफ्टर 15 डेज जब रिटर्न पीरियड खत्म हो जाए, आप जब उसे पेमेंट करो, सप्लायर को पेमेंट करने से पहले 1% टीसीएस काट लेना। ठीक है, और रिमेनिंग अमाउंट का पेमेंट कर देना। सर, जब मैं टीसीएस काटूंगा, फ्लिपकार्ट पूछा, जब मैं टीसीएस काटूंगा सर तो मुझे 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एजीएसटी या 1% आईजीएसटी कब काटना है। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर सप्लायर ने इनवॉइस में लगाया है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी तो आप जो सेल प्राइस है उसके ऊपर 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी काटना। अगर सप्लायर ने यहां पे आईजीएसटी चार्ज किया था तो आप जो सेल प्राइस है उसके ऊपर डायरेक्टली 1% आईजीएसटी का टीसीएस काट लेना, मतलब 1% आईजीएसटी आप टीसीएस कलेक्ट कर लेना। ठीक है सर, उसके बाद तो अब ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस काटते हुए क्या करेगा, एक पहले रजिस्ट्रेशन लेगा एज ए टीसीएस कलेक्टर, जो एक सेपरेट अलग रजिस्ट्रेशन होता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर हो सकता है अपने कमीशन पर्पस के लिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लेकिन फिर भी टीसीएस के पर्पस के लिए आपको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। नो टीसीएस इफ द अमाउंट इज डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द सप्लायर, मतलब मैंने इसको सप्लाई किया, इसने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया तो टीसीएस के प्रोविजन नहीं आते। बेटा याद रखना, टीसीएस के प्रोविजन तब आएंगे जब पेमेंट रूट हो रहा है थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस काटेगा, टीसीएस को गवर्नमेंट को पे करेगा। एक जीएसटीआर 8 जो मंथली स्टेटमेंट होता है वो फर्निश करेगा बाय मंथली 10th। इस मंथ का स्टेटमेंट बाय नेक्स्ट मंथ का 10th सबमिट करेगा और जो भी वो टीसीएस अमाउंट कलेक्ट किया है वो यहां पे बताएगा। और जब वो बताएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगा, सप्लायर के डैशबोर्ड में उसको प्रोवाइड कर देगा। ये क्या करेंगे, ये वैलिडेट करेंगे कि हां सर जो टीसीएस अमाउंट है वो सही है और अमाउंट मेरे ई कैश लेजर में आ जाएगा। बेटा याद रखिएगा, ई कैश लेजर का बैलेंस है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिफंड भी आप ले सकते हो। ठीक है सर, इट्स ए रिफंड ऑफ द बैलेंस इन द ई कैश लेजर। अगर ई कैश लेजर में पैसे पड़े रह गए तो रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन द ई कैश लेजर बोल के आप रिफंड एप्लीकेशन डालते हुए रिफंड भी ले सकते हो। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद अब यहां पे मैंने छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं। सर क्या लिखा आपने, इधर मैंने लिखा है टीसीएस जब भी किया जाएगा ऑन द नेट टर्नओवर किया जाएगा। सप्लायर वाइज ई कॉमर्स ऑपरेटर देखेगा कि कितना सप्लाई किया एक महीने में, कितना रिटर्न आ गया है, जो बचा नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर टीसीएस काटा जाएगा। याद रखिएगा, टीसीएस विल नॉट बी डन ऑन नोट 95 वाला सर्विसेज, इट विल ऑलवेज बी एक्सक्लूड ऑलवेज द सप्लाईज अंडर सेक्शन नंबर 95। ठीक है सर, अब मुझे एक बात बताइए सर, फ्लिपकार्ट को अगर सीजीएसटी एंड कर्नाटका एसजीएसटी काटना है 0.5% एंड 0.5%, तो सर उस केस में मुझे एक बात बताइए, ई कॉमर्स ऑपरेटर को तो हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला हां बाबा, ई कॉमर्स ऑपरेटर विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज द ऑब्लिगेशन फॉर कलेक्टिंग द TCS would be there for every intra और interstate supply। ठीक है सर, उसके बाद सर ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर चाहे, ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने वेयरहाउस में क्या कर सकते हैं, इन सप्लायर्स को बोल सकते हैं कि सप्लायर आप हमारे वेयरहाउस में अपने गुड्स को रख सकते हो। सप्लायर में ऑल्सो मेंटेन द स्टॉक इन ई कॉमर्स का वेयरहाउस। इन दैट केस बस सप्लायर डिक्लेयर कर देगा उस वेयरहाउस को एज देयर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब मुझे अब यहां स्टॉक रख सकता हूं और इसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर भी कर सकता हूं। सर यहां स्टॉक क्यों रखा जाता है, ताकि अगर ऑर्डर आए तो फ्लिपकार्ट क्या करता है ना, डायरेक्टली अपने वेयरहाउस से डिस्पैच कर देता है, इसीलिए रखा जाता है। ठीक है, अब सुनिए, अगर
जीएसटी अथॉरिटी ग्रेटर देन इक्वल टू डेप्यूटी कमिश्नर को लगता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर से कुछ डिटेल चाहिए, देन दे कैन रिक्वायर द ई कॉमर्स टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ इफेक्टेड थ्रू इट, क्या क्या सप्लाईज आपके थ्रू किए गए थे। सेकेंडली, डिटेल्स ऑफ द स्टॉक मेंटेन बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, आपने किसका कितना स्टॉक मेंटेन कर रखा है, सारा डिटेल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर टू फर्निश द डिटेल इन 15 वर्किंग डेज, अदरवाइज एक पेनल्टी अप टू 25,000 ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर लगाया जा सकता है। याद रखिएगा, टीसीएस पर्पस के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है, प्लस अगर आप एक सप्लायर हो थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो सप्लायर सप्लाइंग थ्रू द ई कॉमर्स ऑल्सो आर रिक्वायर्ड टू कंपल्सरी रजिस्टर अंडर सेक्शन नंबर 24 एक्सेप्ट सप्लायर ऑफ सर्विस जिनको एग्जम्पशन है अप टू 20 लाख और 10 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर समझ लीजिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने जो टीसीएस का स्टेटमेंट फाइल किया, GSTR 8 जब फाइल किया, जो मंथली स्टेटमेंट था विद रेस्पेक्ट टू द टीसीएस कलेक्टेड, सर अगर उसमें कोई मिस्टेक या ओमिशन हो गया है, रेक्टिफिकेशन इन द स्टेटमेंट टू बी फर्निश्ड फॉर द मंथ इन विच एरर और ओमिशन इज नोटिस। जिस मंथ में आपको एरर या ओमिशन नोटिस किया आपने, उस मंथ में जब स्टेटमेंट फाइल करोगे तो उस स्टेटमेंट में आप पुराना रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन दैट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%, और मैक्सिमम टाइम लिमिट टू गो हेड एंड रेक्टिफाई इज 30th of November ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और एनुअल रिटर्न का एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग, एनुअल रिटर्न एक्चुअली मैं अगर आपको बोलूं तो एनुअल स्टेटमेंट होता है, एनुअल रिटर्न नहीं होता, एनुअल स्टेटमेंट होता है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर फाइल करते हैं विच एवर इज अर्लियर। ठीक है सर अगर समझ लीजिए ई कॉमर्स ऑपरेटर ने कलेक्ट ही नहीं किया, नॉन कलेक्शन मतलब हो गया ओमिशन, एंड इट विल ऑलवेज अट्रैक्ट पेनल्टी अंडर सेक्शन नंबर 122(1)(6). सेक्शन नंबर 122(1)(6 है, ठीक है सर, सेक्शन नंबर 122(1)(6। डन सर, पॉइंट क्लियर है। तो सर एक बात बताइए, आपने क्या बोला अभी यहां पे कि अगर कोई सप्लायर है जो ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करता है और ई कॉमर्स इज इन्वॉल्व इन द पेमेंट प्रोसेस, तो सर मेरा सप्लाई था, बस पेमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आ रहा था, तो याद रखिएगा, तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, मैंने पॉज किया था, स्टार्ट कर रहा हूं। तो अगर सप्लायर सप्लाई कर रहा है, अगर याद रखिएगा, सप्लायर अगर सप्लाई कर रहा है थ्रू ई कॉमर्स सप्लाई कर रहा है, मतलब ई कॉमर्स में ऑर्डर आया, मुझे ऑर्डर फॉरवर्ड हुआ, मैंने इनवॉइस दे दिया, पेमेंट इज डायरेक्टेड थ्रू द ई कॉमर्स। अगर पेमेंट ई कॉमर्स के थ्रू डायरेक्टेड होता है तो टीसीएस प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। याद रखिएगा, अगर आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर आपका एजेंट है, तो सर ई कॉमर्स अगर ऑपरेटर एजेंट है तो उस केस में टीसीएस नहीं आएंगे। मतलब आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर को सप्लाई किया, उसने फर्दर सप्लाई किया, तो इस केस में ये दो अलग अलग सप्लाई हो गए, यहां कोई टीसीएस के प्रोविजन नहीं आएंगे। मतलब टीसीएस का प्रोविजन तब आएगा when you are supplying goods or services through e-commerce और e-commerce ऑपरेटर आपका एजेंट नहीं है और ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू पेमेंट आ रहा है, तो ही टीसीएस प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। ठीक है सर, डन है, पॉइंट क्लियर है। कब कब टीसीएस प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल? नो टीसीएस इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, ट्रांजैक्शन इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 7(2) में सर लैंड एंड बिल्डिंग का सप्लाई हो रहा है थ्रू द ई-कॉमर्स ऑपरेटर, उस केस में 99acres.com के थ्रू लैंड एंड बिल्डिंग बिका है, जीएसटी इज एप्लीकेबल नहीं है, जीएसटी ही एप्लीकेबल नहीं है, तो टीसीएस प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। ट्रांजैक्शन इज आउट ऑफ स्कोप, टीसीएस प्रोविजन नहीं लगेंगे। ट्रांजैक्शन ऑन विच जीएसटी इज पेबल अंडर आरसीएम बाय द रिसिपिएंट, टीसीएस प्रोविजन नहीं लगेंगे। ट्रांजैक्शन नील रेटेड है, होली एग्जाम नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, टीसीएस प्रोविजन नहीं लगेंगे। सर सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब सप्लायर ऑफ सर्विसेज को एग्जम्पशन दिया गया था। अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू सप्लायर ऑफ सर्विस हो, थ्रू ई कॉमर्स आप सप्लाई कर रहे हो, तो 20 लाख और 10 लाख का आपको एग्जम्पशन है। उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेना है और ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस भी नहीं काटेगा, क्योंकि अगर वो टीसीएस काटा तो आपको क्रेडिट कैसे मिलेगा? नेक्स्ट सर, नो टीसीएस ऑन सर्विसेज विच आर कवर्ड अंडर 9(5), जो THAR सर्विसेज है। सर याद है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर जो मोटर कैब मैक्सी कैब के थ्रू होता है, H फॉर हाउसकीपिंग सर्विसेज, A फॉर अकोमोडेशन सर्विस एंड R फॉर रेस्टोरेंट सर्विसेज अंडर 9(5), उन सर्विसेज का केस में भी टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। उसके बाद सर टीसीएस जो कलेक्टर होता है उसका जो एनुअल स्टेटमेंट होता है GSTR 9B होता है, बाई 31 दिसंबर वो फाइल करते हैं। ठीक है, मैचिंग एंड मिसमैचिंग, समझ लीजिए ये जो सप्लायर है इसने जो GSTR 1 फाइल किया उसमें अगर कुछ अमाउंट बताया था, 10 लाख रुपए का सेल बताया, लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर बोल रहा है GSTR 8 में कि इस पर्सन का सेल एक्चुअली 12 लाख रुपए का है, तो इस केस में हो गया मिसमैच। जो भी मिसमैच होता है आपको बताया जाएगा। सप्लायर का GSTR 1 टू बी मैच्ड विद ई कॉमर्स का GSTR 8।
सप्लायर का जीएसटीआर 1 ई कॉमर्स के जीएसटीआर 8 से मैच किया जाएगा। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हुआ तो वो कम्युनिकेट किया जाएगा टू बोथ द पार्टीज और रेक्टिफाई करना है बाय द सप्लायर और द ऑपरेटर इन द सेम मंथ ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपने रेक्टिफिकेशन कर दिया तो वेरी गुड, नहीं तो जो भी लायबिलिटी बनता है that will be added to the output tax liability of the supplier in the succeeding month और आपको टैक्स विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पे करना पड़ेगा फ्रॉम द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ पेमेंट। जिस दिन वो टैक्स पेएबल था उससे लेके जो डेट ऑफ पेमेंट होता है तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%। डन सर, चैप्टर क्लियर है। अब सुनिए टीडीएस और टीसीएस का मैंने यहां पे डिफरेंस लिखा है। टीडीएस होता है सेक्शन नंबर 51 में 2%, दैट इज 1% सीजीएसटी 1% एसजीएसटी। टीसीएस होता है 52 में 0.5 एंड 0.5, दैट इज 2 में 1% होता है। उसके बाद रिसिपिएंट टू डिडक्ट एंड पे टू द गवर्नमेंट टीडीएस का केस में, ई कॉमर्स ऑपरेटर विल डिडक्ट एंड पे टू द गवर्नमेंट टीसीएस का केस में। टीडीएस ऑब्लिगेशन इज ओनली ऑन नोटिफाइड रिसिपिएंट। टीडीएस किस पे आता है? डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। याद आ रहा है क्या नालायक को? डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी, पर्सन नोटिफाइड जो होते हैं उनके ऊपर टीडीएस ऑब्लिगेशन आता है। लेकिन टीसीएस तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास आता है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट रिसीव करता है। टीडीएस इज ओनली व्हेन द वैल्यू इज मोर देन 2.5 लाख। टीसीएस if e-commerce operator is collecting the consideration, TCS will always be applicable. TDS तो सिर्फ जब consideration का amount more than 2.5 lakh होता है, when the value under the contract, basically not consideration amount, value of the supply is more than 2.5 lakh, तो TDS आता है। TCS तो 1 रुपया भी अगर e-commerce operator ने कलेक्ट किया तो TCS प्रोविजन आ जाएंगे। इसका रिटर्न होता है GSTR 7 हर मंथ लगाया जाता है और सर इनका स्टेटमेंट होता है GSTR8। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके अलावा एक सर्कुलर आया हुआ है सर, आजकल जो ये टी बोर्ड हो गए हैं, टी बोर्ड भी तो ऑनलाइन हो गया है सर। ये जो टी बोर्ड है, यहाँ बायर रहते हैं, यहाँ सप्लायर रहते हैं, यहाँ टी बोर्ड होता है। टी बोर्ड तो सर आजकल ऑनलाइन हो चुका है, तो ऑनलाइन हो गया तो ये भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है। तो इस केस में क्या टी बोर्ड को भी टीसीएस प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? यस सर, इन्होंने बोला है क्योंकि ये यहां से पेमेंट करते हैं टी बोर्ड को, टी बोर्ड पेमेंट रिलीज कर देता है इनको। तो इस केस में जब पेमेंट रिलीज किया जाएगा, ये बायर्स पेमेंट करते हैं और टी बोर्ड इनको पेमेंट करता है। तो याद रखिएगा इस केस में भी टी बोर्ड यहां पे टीसीएस काटेगा। और ये जब टी बोर्ड से ब्रोकरेज दिया जाता है किसको? ये जो ऑक्शनियर होता है, क्योंकि ऑक्शनियर ने इनको और इनको सर्विस दिया है तो उसका जो भी बिल होता है उसका पेमेंट ये टी बोर्ड को करते हैं। और टी बोर्ड क्या करता है? अल्टीमेटली जो ऑक्शनियर होता है उसको ब्रोकरेज का पेमेंट करता है। तो टी बोर्ड जब पेमेंट कर रहा है टू द ऑक्शनियर तो भी टीसीएस प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। यही बोला है, टीसीएस शैल बी कलेक्टेड बाय द टी बोर्ड फ्रॉम द seller, that is the tea producer, on the net value of supply of goods, that is tea। क्योंकि इन्होंने ये जो टी सेलर है इन्होंने अपना टी बेचा है थ्रू द टी बोर्ड। तो इस केस में जब भी ये पेमेंट करेंगे तो ये जब पेमेंट रिलीज किया जाएगा तो टी बोर्ड बीइंग एन ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस काटेगा, प्लस फ्रॉम द ऑक्शनियर, क्योंकि ऑक्शनियर भी तो टी बोर्ड का ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू अपना सर्विसेज दे रहा है। तो जब बायर और सेलर ई कॉमर्स ऑपरेटर जो टी बोर्ड है उसको पेमेंट करेगा तो टी बोर्ड जब पेमेंट ऑफ द ब्रोकरेज किसको करेगा? या ऑक्शनियर सर्विसेज का जो पेमेंट करेगा किसको करेगा? टू द ऑक्शनियर। तो टी बोर्ड भी डिडक्ट करेगा टीसीएस। तो यही बोल रहा है फ्रॉम द ऑक्शनियर ऑन द नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, दैट इज जो भी ये ब्रोकरेज कलेक्ट कर रहा है वो ये दोनों टी बोर्ड को पे कर देते हैं और टी बोर्ड अल्टीमेटली इनको पे करता है। तो टी बोर्ड उस अमाउंट पे भी टीसीएस कलेक्ट करेगा, ऐसा ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टीडीएस एंड टीसीएस का जो चार्ट है, इन दोनों चार्ट में से इन दोनों चार्ट को मैं इसीलिए बोलना चाहता हूं बी ग्रेडेड। क्यों सर बी ग्रेडेड बोल रहे हो? क्योंकि आइदर ऑफ द चार्ट से एक छोटा सा 3 मार्क का क्वेश्चन या 4 मार्क का क्वेश्चन या एक छोटा सा एमसीक्यू 2 मार्क का पूछ लेंगे। ध्यान रखिएगा, छोड़ के नहीं जाना। ऑल्दो ये ए ग्रेडेड चैप्टर नहीं है, लेकिन 2 मार्क का एमसीक्यू, 1 मार्क का एमसीक्यू, छोटा सा 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डन सर, पॉइंट क्लियर है। क्लोज करूंगा अपना कंप्लीट रिवीजन। याद रखिएगा सर टीडीएस प्रोविजंस में क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं ऑलरेडी आपको मालूम है। टीडीएस में तो कौन कौन टीडीएस काटने वाला है, कब कब टीडीएस नहीं कटेगा, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखिएगा, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। टीसीएस के केस में मुझे लगता है कब कब टीसीएस नहीं लगता है, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या बोलेंगे आपको कि राम एक सप्लायर था, वो सप्लाई किया थ्रू ई कॉमर्स, पेमेंट डायरेक्टली रिसीव हो गया, क्या टीसीएस लगेगा? नहीं लगेगा। राम एक सप्लायर था, उसने सप्लाई किया जो आइटम वो एग्जाम सप्लाई था, क्या टीसीएस लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे पूछ लेंगे। सर ई कॉमर्स ऑपरेटर एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, क्या टीसीएस प्रोविजन लगेंगे? नहीं लगेंगे। ये सब पॉइंट्स पूछ लेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए क्लोज करता हूं अपना कंप्लीट रिवीजन ऑन टीडीएस एंड
टीसीएस, टीडीएस भी हो चुका है, टीसीएस भी हो गया।